हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स वाला यूनिट्स, जिसमें हमको कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ड्रग और डाइस भी पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट्स का। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स है एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। यानी ये जो कंपाउंड्स है ये नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, इनको सिंथेसिस नहीं किया जाता जनरली, ये नेचर में ही हमको मिल जाते हैं। तो इनका जो मेन सोर्स है वो मेन सोर्स है फूड एंड एनर्जी ऑफ लिविंग बींग्स। तो इसका मतलब ये जो है ये फूड के फॉर्म में और एनर्जी के फॉर्म में लिविंग बींग्स के काम में आते हैं। तो दे कंप्राइज अबाउट 80% ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब प्लांट को अगर हम लोग पूरी तरीके से ड्राई करते हैं तो उसमें 80% हिस्सा जो रहता है, यानी ऐसा समझ के चलते हैं हम लोग, जो सूखी लकड़ी होगी या कोई भी सूखा हुआ पौधा होगा तो उसके वजन के 80% जो है वो कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट रहते हैं। The term carbohydrate arise because the compounds have interesting molecular formula CxH2O by Y। इसका मतलब अभी इनका जो नाम आता है कार्बोहाइड्रेट, अभी ये थोड़ा वर्ड की तरफ ध्यान देंगे। कार्बो मीन्स कार्बन के साथ साथ हाइड्रेट मीन्स वाटर प्रेजेंट है। अभी ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए फॉर्मूला, सी एक्स नंबर में सी प्रेजेंट है और H2O प्रेजेंट है वहां पर। अभी एक बात ध्यान में रखनी है हमको, ये वाटर का फॉर्मूला है H2O by Y। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आएगी कि हमेशा जरूरी नहीं है कि वहां पर वाटर ही प्रेजेंट रहेगा। ये सिर्फ उसका जो नंबर है, उसका जो फॉर्मूला आता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कंपेरेटिव नंबर, वो नंबर वाटर का फॉर्मूला क्रिएट करता है उस केस में। वो कैसे क्रिएट होता है हम लोग आगे चल के देखेंगे। सजेस्टिंग दैट कार्बन एटम्स कंबाइंस इन सेम वे विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी ये क्या सजेस्ट करता है कि इसमें जो कार्बन एटम्स है वो कंबाइन करेंगे किसी ना किसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट जो है वो देखिए कौन से है। इसमें ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है C12H22O11। उसके बाद फ्रुक्टोज है, उसका फॉर्मूला है C6H12O6। सक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। देखिए अभी सक्रोज का फॉर्मूला और ग्लूकोज का फॉर्मूला लगभग सेम है। देखिए C12 H22O11, इसमें भी सेम फॉर्मूला है, सिर्फ स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग रहेगा। उसके बाद स्टार्च देखिए, अभी स्टार्च का फॉर्मूला है C6H10O5 और मल्टीप्लाइड बाय एन। इसका मतलब ये जो C6H10O5 है वो एन टाइम रिपीट हो जाएगा। और उसके बाद सेल्यूलोज है, सेम फॉर्मूला है C6H10O5 बाई एन, लेकिन बाय 2 है। इसका मतलब स्टार्च के मॉलिक्यूल ही रहेंगे उसमें, लेकिन डायमर फॉर्म कर जाएंगे वहां पर, तो इसलिए वो डबल नंबर में प्रेजेंट रहेंगे। दे synthesized in the green plants by the process of photosynthesis। सिंपल सा मीनिंग है, ग्रीन प्लांट्स में ये सिंथेसाइज होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स इन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन constituting neutral compounds having the same ratio of hydrogen and oxygen as in water molecule। अभी देखिए कार्बोहाइड्रेट मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये तीनों प्रेजेंट रहने के बावजूद ये न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो रहेगा वो रेशो सेम रहेगा जैसा वाटर में होता है। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ आपको ऑक्सीजन वहां पर दिखेंगे उसके दुगने नंबर में वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ग्लूकोज में देखते हैं C12H22O11, देखिए O11 है, H22 है। अगर इन दोनों को 11 से डिवाइड कर दे तो हमको H2O मिल जाएगा। सिमिलरली फ्रुक्टोज में देखते हैं C6H12O6। इसको अगर 6 से देखिए, 6 है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 12 है, 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमको फिर से H2O मिल जाएगा। सिमिलरली आगे के फॉर्मूले आप देखोगे तो उसमें भी आपको सेम कंडीशन मिलेगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल C6H10O5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट को सिंपल डेफिनेशन अगर हम बताते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तीनों मिलाकर न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन इस कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो रहेगा वो रेशो जैसा वाटर में प्रेजेंट होता है वैसा ही रहेगा। अभी डेफिनेशन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। देखिए ओरिजिनली जो नेम है कार्बोहाइड्रेट वो उनको इसीलिए दिया गया था क्योंकि इनका जो जनरल फार्मूला था वो जनरल फार्मूला ये था, सी एक्स
H2O/Y एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और इनको ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ये हाइड्रेट्स है कार्बन के। कार्बन का हाइड्रेट्स का मतलब ये होता है कि कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा। बट लेटर फाउंड दैट सम कार्बोहाइड्रेट्स लाइक रैमनोज C6H12O5, deoxyribose C5H10O4 do not follow the formula CxH2O/Y। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद ऐसा पता चला कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी होंगे जो ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करेंगे। फॉर्मूला कौन सा, कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं रैमनोज, देखिए सी ऑक्सीजन 5 है लेकिन हाइड्रोजन है 12, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है 10, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं O4H10 है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। तो ऐसे केसेस में जिसमें रैमनोज है तो उसमें 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, राइबोज में भी 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक डी आ चुका है, यहाँ पर यस चाहिए। दिस फैक्ट गिव्स द मॉडर्न और न्यू नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर सैकेराइड्स। अभी देखिए इसकी वजह से एक नया नाम आता है कार्बोहाइड्रेट्स को, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सैकेराइड्स। अभी ये जो वर्ड है, वर्ड कैसे है देखते हैं। ग्रीक वर्ड है ये, सैकरॉन का मतलब होता है शुगर, एंड दे आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और कंपाउंड्स विच कैन हाइड्रोलाइज टू इल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स। देखिए ये मतलब ऐसे कंपाउंड होंगे, एक तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी ही होंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा वहां पर OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप वहां पर प्रेजेंट रहेगा, तो वो अल्डेहाइड भी हो सकते हैं या फिर कीटोन भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनको अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमको फिर से पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड्स, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोलाइसिस करने के बाद भी हमको पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलेंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स या फिर सैकेराइड्स। दैट इज दे आर अल्डेहाइड एंड कीटोन डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। इसका मतलब ये पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव्स है, एक तो अल्डेहाइडिक डेरिवेटिव रहेगा या फिर कीटोनिक डेरिवेटिव रहेगा पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल का। इसका मतलब हमको ये 3 वर्ड याद रखने हैं, ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल रहेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स के डेरिवेटिव रहेंगे। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल से हमको 2 पॉसिबिलिटी मिलती है, एक तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल से हमको अल्डेहाइड मिलेगा या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल से हमको कीटोन मिलेगा। तो दोनों तरीकों से वो कार्बोहाइड्रेट ही कहलाएंगे। मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या फिर ऐसे कंपाउंड जिनसे हमको पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। अभी इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो 2 क्लासेस में कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं शुगर्स, दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉन शुगर्स। तो अभी देखते हैं शुगर की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो तो उसको हम लोग शुगर्स बोलेंगे, जो हम लोग खाने वाली शुगर इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये शुगर्स जो रहेंगे वे शुगर्स है क्रिस्टलाइन, स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर। देखिए जो हम लोग शुगर खाते हैं घर पे, सेम प्रॉपर्टीज, क्रिस्टलाइन होती है, स्वीट इन टेस्ट होती है और सॉल्युबल इन वाटर होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज आएगा उसमें, फ्रुक्टोज आएगा या फिर सक्रोज आएगा, etc। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अभी देखिए इनको फर्दर अगर क्लासिफाई करना है तो उनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो इनको 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। आगे का पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक बात जान लेंगे इनके बारे में। इनके हमको नाम की तरफ देखकर ही सारा समझ में आ जाएगा, सिर्फ नाम का मीनिंग हमको समझना चाहिए, तो हमको इजीली इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनकी खासियत है, वो समझने के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखते हैं कैसे होता है। देखिए जैसा मैंने शुगर्स के लिए बोला था, इनको हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स है 2 टाइप में हम लोग क्लासीफाई किए हैं। एक को हम लोग बोलते हैं शुगर्स, दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉन शुगर्स। अभी इनकी खासियत क्या रहती है, तो देखिए जैसा मैंने पहले ही बताया था, नाम की तरफ देखना है, शुगर्स की जो प्रॉपर्टीज है इनको अप्लाई हो जाएगी। इसका मतलब शुगर में जो कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे घर के, शुगर क्रिस्टलाइन होती है, स्वीट इन टेस्ट होती है और वाटर में सॉल्युबल होती है, तो वही प्रॉपर्टी शुगर्स के लिए अप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सक्रोज। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब ये 2 टाइप्स कौन से होते हैं, तो फिर से नाम की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, नाम याद रह जाएगा तो उसके आराम से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। देखिए पहला नाम है मोनोसैकेराइड्स और मोनोसैकरोज,
देखिए, मोनोसैकेराइड भी याद रखा तो भी चल जाएगा, या सैक्रोज भी लिखा है तो सेम हो जाएगा। दीज आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू स्टील सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और इससे इसका अगर हम लोग फिर से हाइड्रोलाइसिस भी करेंगे तो इससे ज्यादा सिंपलर हमको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलने वाला। मोनो का मतलब होगा एक, सैकराइड का मतलब होगा कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब ये सिंगल खुद में ही कार्बोहाइड्रेट है, इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं बन सकता। दे आर, अभी इसकी प्रॉपर्टी सेम शुगर जैसे अप्लाई कर देंगे, दे आर स्वीट इन टेस्ट एंड वाटर सोल्यूबल। देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2nOn। देखिए, कार्बन के और ऑक्सीजन के नंबर सेम रहेंगे और हाइड्रोजन रहेंगे डबल नंबर में। तो विद सम एक्सेप्शन, अभी कुछ एक्सेप्शन भी छूटी है, वेयर n इज इक्वल टू 2 to 10 बट n इज इक्वल टू 5 एंड 6 आर मोर इंपॉर्टेंट। देखिए, अभी यहाँ पे मोनोसैकेराइड किसको बोलेंगे हम लोग? ये मोनोसैकेराइड में फॉर्मूला रहेगा CnH2n, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं जहां पर n की वैल्यू n से 2 से लेके 10 तक रहेगी, लेकिन जो मेन हमको स्टडी करने हैं वो है n इज इक्वल टू 5 वाले और n इज इक्वल टू 6 वाले। तो इनको देख के आप समझ सकते हो इसमें क्या रहेगा। ये रहेगा, एक तो n इज इक्वल टू 5 रखते हैं तो C5H10O5, 6 रखेंगे तो वो हो जाएगा C6H12O6। ये इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मोनोसैकेराइड्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए, अभी इनके भी और क्लासिफिकेशन होते हैं दो टाइप में, एक को बोलेंगे अल्टोज, एक को बोलेंगे कीटोज। देखिए, हर बार दो दो क्लासिफिकेशन चलते जा रहे हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का दो टाइप में, शुगर नॉन शुगर। अभी इसमें हम लोगों ने शुगर पढ़ना स्टार्ट किया, तो शुगर में भी सबसे पहला हमने देखा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में भी दो टाइप, पहला है अल्डोज, दूसरा है कीटोज। अभी अल्डोज मतलब क्या? तो दे आर कंटेनिंग अल्डेहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, दैट इज CHO। तो इसमें आ जाएंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पर, पहले OH आता है, फिर CH2, उसके बाद CHOH बाय 4, उसके बाद CHO, उसके बाद आएगा कीटोज। अभी देखिए, अल्डोज और कीटोज में क्या सेम है? एक ग्लूकोज फ्रुक्टोज देखेंगे हम लोग, देखिए दोनों में OH सेम है, CH2 CHOH। यहाँ पर देखिए CHOH, यहाँ पर बाय 4 था, यहाँ पर बाय 3 है, उसके बाद CO नेटिक कीटोनिक आ गया और लास्ट में है CH2OH, लेकिन यहाँ पर था लास्ट में CHO। तो ये कीटोज का मतलब होता है उसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए, अभी इनमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसके ऊपर भी इनको और क्लासिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोनोसैकेराइड विद 3 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड ट्रायोज। अभी देखिए, जैसे हमको 1 2 3 4 नंबर को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो पता है, तो इनको आराम से हम लोग सामने OSE लगा देंगे। OSE अगर लगा देते हैं तो हमको मोनोसैकेराइड का नाम पता चल जाता है। उसके सिर्फ हमको कार्बन के नंबर देखना है। जैसे 3 कार्बन एटम्स है तो उसको ट्रायोज बोलेंगे, लेकिन ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें 4 कार्बन एटम्स है तो 4 मतलब टेट्रा हो जाता है, तो ये नाम हो जाएगा टेट्रोज। मोनोसैकेराइड जिसमें 5 6 7 रहेंगे तो 5 मतलब हो जाएगा पेंटोज, 6 मतलब हो जाएगा हेक्सोज, 7 मतलब हो जाएगा हेप्टोज और 8 मतलब हो जाएगा ऑक्टोज। कुछ एग्जाम्पल नहीं नीचे दिए गए हैं, उनको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल जनरल आपको थोड़ा सा उसका नॉलेज आ जाए इसलिए दिया गया है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल ट्रायोज है अल्डो ट्रायोज, कीटो ट्रायोज, उसके बाद टेट्रोज भी वैसे ही टाइप में है, पेंटोज भी उसी टाइप में है, हेक्सोज भी उसी टाइप में है। उसके एग्जाम्पल देख सकते हो आप, ग्लिसरॉल्डेहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, उसके फॉर्मूले भी दिए गए हैं। और अभी देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर ग्लूकोज, देखिए ये हेक्सोज में आते हैं और कुछ पेंटोज में आते हैं। पेंटोज में देखिए राइबुलोज, जाइलुलोज, राइबोज और जाइलोज। उसके बाद यहाँ पर देखिए हेक्सोज में ग्लूकोज आता है, मैनोज, टेलोज, गैलेक्टोज, एलोज, अल्ट्रोज, आयोडोज एंड यूलोज। उसके बाद हेक्सोज में आता है फ्रुक्टोज, सॉर्बोज, टारगेटोज एंड साइकोज। अभी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा कैटेगरी देखते हैं इसका, जैसा मोनोसैकेराइड देखा था, मोनोसैकेराइड के अलावा एक और कैटेगरी आती है इसकी, दैट इज कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड। देखिए, पहला टाइप था शुगर में मोनोसैकेराइड, दूसरा टाइप आता है उसमें ओलिगोसैकेराइड। अभी ओलिगोसैकेराइड मतलब क्या? तो देखिए, उसमें जो देखा था हमने 2 से लेके 10 तक के जो नंबर थे उनको हम लोगों ने मोनोसैकेराइड नाम दिया था, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए n इज इक्वल टू 2 to 10, इनका फॉर्मूला था।
अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि ये क्या होता है। देखिए ओलिगोसैकेराइड, दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, मोनोसैकेराइड का अगर हाइड्रोलाइसिस करते तो हमको सिंपल कार्बोहाइड्रेट और ज्यादा नंबर में नहीं मिलते, वो लास्ट रहेगा। लेकिन अगर हम लोग ओलिगोसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमको 2 से लेकर 9 यूनिट तक सिंपल मोनोसैकेराइड के मिल सकते हैं। अकॉर्डिंगली दे में फर्दर डिवाइडेड इनटू डाई, ट्राई और टेट्रासैकेराइड्स। अभी देखिए ये कैसे होता है। जैसे हम लोगों ने इसके पहले देखा था, मोनोसैकेराइड का हम लोग अगर हाइड्रोलाइसिस भी करते हैं तो उससे हमको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलने वाले, वो एज इट इज रहेगा लास्ट। लेकिन अगर ओलिगोसैकेराइड खुद में एक शुगर होकर अगर उसका फिर से हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा और उससे हमको ढेर सारे मोनोसैकेराइड मिल सकते हैं। तो उससे हमको 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं और लास्टली 9 तक जा सकते हैं नंबर्स। तो उसी हिसाब से उनको और क्लासिफाई किया जाता है। कैसे, अगर उससे 2 सैकेराइड हमको मिलते हैं, 2 मोनोसैकेराइड, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइसैकेराइड। अगर उससे 3 सैकेराइड मिलने, तो इन 3 मोनोसैकेराइड मिलने वाले तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइसैकेराइड। उसी तरीके से अगर 4 मिलने वाले तो दैट इज कॉल्ड एज टेट्रासैकेराइड, depending on the actual number of monosaccharide units formed by the hydrolysis of a particular oligosaccharide. देखते हैं फॉर एग्जांपल डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड या फिर डाइसैकरोज, दे गिव 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज है, देगा क्रिस्टलाइन, स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर। इसके एग्जांपल देख सकते हो आप। सिमिलरली ट्राइसैकेराइड देखते हैं, दे गिव 3 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। टेट्रासैकेराइड मतलब दे गिव 4 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। हमको यही तक याद रखना है। उसके बाद हाँ, फिर से एक बार फिर से क्लासिफिकेशन देख लेंगे तो थोड़ा इजी जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स, इनको क्लासिफाई किया है ए और बी, दैट इज शुगर एंड नॉन शुगर। अभी शुगर में देखेंगे हम। सबसे पहले शुगर में 2 टाइप्स आते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग मोनोसैकेराइड, एक को बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है इनको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ये लास्ट वाले सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे, स्वीट इन टेस्ट और वाटर सोल्यूबल। और इनका जनरल फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था। लेकिन ओलिगोसैकेराइड में क्या प्रॉब्लम आती है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। इसको अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमको 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड मिलेंगे। इसका मतलब मोनोसैकेराइड से हमको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन ओलिगोसैकेराइड से हमको और मोनोसैकेराइड मिल सकते हैं। जब उनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो मिल सकते हैं 2 से लेकर 9 तक। तो उसको हम लोगों ने नाम दिया है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स, और आगे जा सकते हैं हम लोग 9 तक। उसके बाद आते हैं हम लोग नॉन शुगर्स पे। तो नॉन शुगर को हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स या फिर पॉलीसैकेरोज। देखिए मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और ये आता है पॉलीसैकेराइड्स। तो हम लोग कहाँ तक गए थे, मोनोसैकेराइड कितने मिलने वाले थे इसमें, ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेके 9 तक यूनिट्स मिलने वाले थे। लेकिन अगर 10 से ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड या फिर नॉन शुगर। देखिए दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर पॉलीमरिक मॉलिक्यूल्स। देखिए ये कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन उनके पॉलीमरिक मॉलिक्यूल है। इसका मतलब इसमें एक से ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एंड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। और इससे हमको जो मिलेंगे ज्यादा नंबर में मोनोसैकेराइड के यूनिट मिलेंगे। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो शुगर से अलग रहेगी। शुगर की प्रॉपर्टी 3 थी, क्रिस्टलाइन थी, स्वीट इन टेस्ट और वाटर सोल्यूबल। इसका थोड़ा अपोजिट हो जाएगा। देखिए ये कलरलेस रहेंगे, टेस्टलेस, वो स्वीट थे, ये टेस्टलेस है। एमोर्फस पाउडर है वो क्रिस्टलाइन थे और वो वाटर सोल्यूबल थे, ये इनसोल्यूबल है। They commonly occurs, the commonly occurring polysaccharide have the general formula C6H10O5 by N। देखिए इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो फार्मूला इस प्रकार से होता है, जिसमें 6 कार्बन दिखेंगे हमको, हाइड्रोजन 10 दिखेंगे और कार्बन 5 दिखेंगे और ये n नंबर में प्रेजेंट रहेगा। इसका मतलब इसी का पॉलीमर बन जाएगा। द कॉमन एग्जांपल्स आर स्टार्च, ग्लाइकोजेन एंड सेल्यूलोज। तो इसके जो कॉमन एग्जांपल्स है वो है स्टार्च, ग्लाइकोजेन और सेल्यूलोज। ये आप आराम से याद रख सकते हो। स्टार्च जो होता है आप लोगों ने देखा होगा, जो साबूदाना हम जिसको बोलते हैं, ग्लाइकोजेन, और उसके बाद सेल्यूलोज जो लकड़ी होती है, लकड़ी को हम लोग बोलते हैं सेल्यूलोज। द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फ्लो चार्ट इज गिवन एज। देखिए अभी कार्बोहाइड्रेट्स को 2 टाइप में हम लोगों ने डिवाइड किया है। एक को बोला जाता है शुगर, दूसरे को बोला जाता है नॉन शुगर। नॉन शुगर का ही दूसरा नाम है पॉलीसैकेराइड। शुगर जो है वो क्रिस्टलाइन है, स्वीट इन टेस्ट है, सॉल्युबल इन वाटर है। नॉन शुगर जो है एमोर्फस है, टेस्टलेस है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। इसके एग्जांपल है स्टार्च और सेल्यूलोज। और शुगर जो है फिर से 2 टाइप में हम लोगों ने कैटेगराइज किया, एक को बोलते हैं मोनोसैकेराइड, दूसरे को बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड अल्डोज भी हो सकते हैं, कीटोज भी हो सकते हैं। तो ये 9 तक जा सकते हैं, दैट इज ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज और ओलिगोसैकेराइड
हम लोगों ने 3 टाइप के देखे थे, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, और 9 तक जा सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं मोनोसैकेराइड्स। देखिए मोनोसैकेराइड्स, दे आर सिंपलेस्ट वन यूनिट शुगर्स। ये सबसे सिंपल एक यूनिट वाले शुगर्स है। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही यूनिट प्रेजेंट रहेगा शुगर का। मोनो मीन्स वन और सैकेराइड मीन्स शुगर। दे हैव जनरल फॉर्मूला C4H2NO4। इसमें कार्बन 4 प्रेजेंट रहेंगे, सॉरी, CnH2nOn। इसका मतलब कार्बन अगर n नंबर में प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन उसके दुगने प्रेजेंट रहेंगे और ऑक्सीजन कार्बन के बराबर प्रेजेंट रहेंगे। वेयर n वेरीज फ्रॉम 3 to 8। अभी इसमें जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू 3 से लेके 8 तक कितने भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 3 नंबर ऑफ कार्बन है तो उसको ट्रायोस बोलेंगे, 4 नंबर है तो टेट्रोस, 5 नंबर है तो पेंटोस बोलेंगे, 6 नंबर है तो हेक्सोस, 7 नंबर है तो हेप्टोस, 8 नंबर है तो ऑक्टोस बोलेंगे। The most important naturally occurring monosaccharides are pentoses and hexoses। अभी देखिए जो naturally occurring सबसे ज्यादा important monosaccharide जो है वो है पेंटोज और हेक्सोस, क्योंकि इसके नीचे वाले उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमको हमको एनिमल्स को, प्लांट्स को एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, और फॉर्मूला हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बात याद में रखेंगे कि इसमें 5 OH के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं दोनों में। देखिए कैसे, एक OH और ये बाय 4 है, मतलब 4 OH। कितने OH हो गए टोटल? 5। इसमें देखेंगे, ये देखिए लास्ट में OH है, बीच में 3 OH, एक ऊपर का एक और बीच में 3, हो गए टोटल 4, और नीचे एक, टोटल हो गए 5 OH। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम आती है। एक में ग्लूकोज में जो है, ग्लूकोज मतलब रहेगा अल्डेहाइड और फ्रुक्टोज रहेगा कीटोन। तो इसमें अगर अल्डेहाइड है तो लास्ट में हमको CHO लगाना है, और ये अगर कीटोन है तो लास्ट वाला OH ग्रुप छोड़ के एक लगाना है CO। तो इसका मतलब अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर CH2OH है। देखिए हमेशा जो शुगर रहेगी उसमें लास्ट वाला जो रहेगा OH ग्रुप उसमें CH2 प्रेजेंट रहेगा। इसका मतलब CH2OH। तो ये देखिए ऊपर CH2OH, नीचे भी CH2OH। एक हम लोगों ने CO रख दिया और बाकी बचे कितने OH छूट गए, फिर ये ऊपर एक लिखा, एक नीचे लिख दिया, टोटल 2 चले गए। हमको 5 लिखने तो बचे 3, तो ये CHOH/3 लिख दिए। सिमिलरली अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला ध्यान रखना है तो सबसे लास्ट में लिखेंगे CH2OH, लेकिन इसमें एक CHO रखना है तो हम लोग ऊपर रख देंगे, और बीच में रखना है हमको बचे हुए OH। बचे हुए OH रहे कितने? 4, तो वो रख देंगे हम लोग CHOH के फॉर्म में। In 1906, Rozanov decided arbitrarily that the enantiomer 1 with OH to the right may be designed as D-glyceraldehyde and the enantiomer 2 with OH to the left as L-glyceraldehyde। देखिए 1906 में जो साइंटिस्ट था ये रोजनॉफ नाम का, उसने आर्बिट्रेरीली ऐसे कंसिडर करने के लिए उसने क्या कंसिडर किया, जो नीचे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं हमको 1 और 2, तो उसने कंसिडर किया कि जो इनएंशियोमर 1 है जिसमें OH जो है राइट हैंड साइड में दिख रहा है हमको, ये बीच वाले कार्बन का देखेंगे हम लोग, इसका जो OH है वो OH राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो उसको उसने नाम दिया डिग्लिसरॉल्डिहाइड। और जो इनएंशियोमर 2 है जिसमें OH लेफ्ट हैंड साइड में है उसको नाम दिया उसने यल ग्लिसरॉल्डिहाइड। देखिए एक को डी नाम दिया, दूसरे को यल। कैसे याद रखेंगे, जिसमें लेफ्ट में प्रेजेंट है उसमें यल नाम दे दिया, लेफ्ट से आया यल, और राइट वाले को नाम दे दिया डी। इट हैज बीन शोन बाय द मॉडर्न एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक दैट रोजनॉफ्स diglyceraldehyde was actually plus glyceraldehyde and that its absolute configuration was the same as indicated in the formula 1। देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ, एक्सरे डिफ्रैक्शन का स्टडी भी हुआ। जो रोजनॉफ ने डिग्लिसरॉल्डिहाइड बताया था वो एक्चुअली प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड था, और उसका जो स्ट्रक्चर था, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन था, जैसा रोजनॉफ ने बताया था सेम एज इट इज। जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, ऊपर CHO प्रेजेंट है, बीच में CHOH और नीचे CH2OH, लेकिन OH यहाँ पर राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। सेम इस टाइप का स्ट्रक्चर था जो फॉर्मूला 1 में दिख रहा है। द शुगर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 फैमिलीज। इसलिए जो शुगर्स है उनको 2 फैमिली में डिवाइड किया गया। एक का नाम रखा डी फैमिली, दूसरे का नाम रखा यल फैमिली। ये बाय मिस्टेक सी हो चुका है, इट इज यल फैमिली। अभी कैसे याद रखेंगे हमको, डी का मतलब जिसमें OH जो है वो राइट हैंड साइड में है, और यल मतलब OH लेफ्ट हैंड साइड में, टेकिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड एज स्टैंडर्ड। अब ये कैसे होता है देखेंगे। देखिए द शुगर्स हैविंग द सेम कॉन्फ़िगरेशन एज ऑफ डिग्लिसरॉल्डिहाइड एट द असिमेट्रिक कार्बन मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम द कार्बोनिल ग्रुप आर डिजिग्नेटेड एज डी शुगर्स। देखिए ऐसे शुगर्स जिनका कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है जैसा डिग्लिसरॉल्डिहाइड में दिखता है एज द
एट द असिमेट्रिक कार्बन मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम द कार्बोनिल ग्रुप, जो कार्बोनिल ग्रुप से सबसे ज्यादा दूर होगा, पास वाला नहीं कंसीडर करना है। असिमेट्रिक कार्बन तो हमको ढूंढना है, लेकिन असिमेट्रिक कार्बन कभी कभी दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उस केस में जो ज्यादा दूर कार्बन रहेगा, उस कार्बन में अगर इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन दिखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डी शुगर। अभी असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन एटम जो चार डिफरेंट ग्रुप को अटैच होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर सी जो है एक साइड में OH है, दूसरी साइड में एच है, कोई मैच नहीं करता। ऊपर CH और नीचे CH2OH, यानी इसके जो चारों ग्रुप्स है वो चारों ग्रुप्स टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ऐसे जो कार्बन रहेंगे इनको हम लोग बोलते हैं असिमेट्रिक कार्बन्स। तो हमको मॉलिक्यूल में असिमेट्रिक कार्बन ढूंढना है, लेकिन ऐसा कार्बन ढूंढना है जो कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल मतलब ये अल्डिहाइड वाला भी कार्बोनिल ही होता है और ये कीटोनिक वाला भी कार्बोनिल ही होगा। तो कार्बोनिल ग्रुप से जितनी ज्यादा दूर वाला जो असिमेट्रिक कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर इस टाइप का दिखता है जिसमें OH राइट हैंड साइड में होगा, तो उसको हम लोग नाम देंगे डी शुगर्स। दोज विद अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन दैट ऑफ यल ग्लिसरल्डिहाइड आर कॉल्ड एज यल शुगर्स। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन जो अपोजिट दिखेंगे इनके, इसका मतलब OH जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और एच जाएगा राइट हैंड साइड में, तो इनको हम लोग नाम देते हैं यल शुगर्स। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमको असिमेट्रिक कार्बन ढूंढना है, कार्बोनिल ग्रुप से दूर रहने वाला, और उसमें जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं डी शुगर, और अगर इसके अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन रहता है उसमें तो उसको हम लोग बोलते हैं यल शुगर्स। दस नेचुरल ग्लूकोज इज डी पॉजिटिव ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज डी माइनस ग्लूकोज। देखिए जो नेचुरल ग्लूकोज है तो वो दो टाइप के रहेंगे। तो एक को हम लोग बोलेंगे डी प्लस ग्लूकोज और दूसरे को बोलते हैं हम लोग फ्रुक्टोज इज डी माइनस फ्रुक्टोज। स्ट्रक्चर देखेंगे इनका, देखिए डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, ये अल्डेहाइड हो गया। अल्डेहाइड ग्रुप से ये दिखे, ये भी कार्बन हमको असिमेट्रिक दिख रहा है, ये कार्बन असिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये भी असिमेट्रिक है। तो हमको कार्बोनिल ग्रुप से दूर वाला असिमेट्रिक कार्बन ढूंढना है। तो कार्बन ग्रुप से, सॉरी, कार्बोनिल ग्रुप से दूर वाला जो रहेगा वो दूर वाला ये लास्ट वाला दिख रहा है असिमेट्रिक कार्बन। इसमें अगर OH आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डी प्लस ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज क्यों है? क्योंकि इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। और ये जो दिख रहा है हमको फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज में क्या डिफरेंस है? देखिए ये सिर्फ सी डबल बॉन्ड हो, ये एच नहीं चाहिए, बाय मिस्टेक ये एच आ चुका है यहाँ पर। एच कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 नहीं होती, 2 ही होती है। तो उसने ऑलरेडी कार्बन के साथ दो बॉन्ड बना लिया, तो सी डबल बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया कार्बोनिल। इसके बाजू वाला कार्बन असिमेट्रिक है, उसके बाजू वाला असिमेट्रिक नहीं है, लेकिन इसके बाजू वाला फिर से असिमेट्रिक है। तो हमको दूर वाला मतलब ये असिमेट्रिक नीचे वाला कंसिडर करना पड़ेगा। इसमें भी OH राइट हैंड साइड में चला गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डी प्लस फ्रुक्टोज। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जिसमें हमको पढ़ना है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। थैंक यू।